जय की बात सुनते ही जिया उससे माफी मांगकर कहती है, ठीक है, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। तभी जय अपनी घड़ी में देखकर जिया से कहता है, हम दोनों काफी जल्दी पहुंच गए, तो क्या लंच करने से पहले तुम मेरे साथ मॉल चलोगी? जिया ने हाँ में सर हिलाया और वो जय के साथ मॉल की तरफ चली गई। रोड क्रॉस करके जिया और जय डीएलएफ मॉल तक आए। जैसे वो दोनों मॉल के अंदर गए, वहां से आते जाते लोग जिया को देख रहे थे। जय ने नोटिस किया कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसकी नजर जिया के चेहरे पर न गई हो। जिया बाकी लड़कियों की तरह हैवी मेकअप और दम घुटने वाला परफ्यूम नहीं यूज करती थी। उसकी पलकें नेचुरली लंबी थी और उसके होंठ गुलाबी थे। जय ने सोचा भी नहीं था कि ब्लाइंड डेट करके उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी। एक तरफ देखा जाए तो जय के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। जय बार बार अपनी किस्मत और भगवान को धन्यवाद कह रहा था। उसे हर आते जाते लोगों की नजरों को देखकर फक्र महसूस हो रहा था। जय की चाल साफ बता रही थी कि वो सारी दुनिया को बताना चाहता है कि उसे जिया जैसी लड़की बिना किसी मेहनत के मिल गई। तभी जय आसपास स्टोर्स की तरफ देखने लगा और उसकी नजर एक विमेन स्टोर पर गई, जहां लड़कियों की सुंदर और महंगी ड्रेसेस टंगी हुई थी। जय जिया को रोकते हुए कहता है, जिया, उस शोरूम की तरफ देखो, वहां कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस है। चलो तुम्हारे लिए उनमें से कुछ देखते हैं। तुम्हें जो भी पसंद आएगा वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। जिया ने शांति से जय की बात को सुना और फिर कहने लगी, नहीं, मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत सारे कपड़े खरीदे। इतने सारे कपड़ों का मैं क्या करूंगी? चलो चलकर मॉल घूमते हैं। जिया का जवाब सुनते ही जय खुशी से झूम उठा। उसे एहसास हुआ कि जिया खूबसूरत होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी है। वो कभी भी अपनी खूबसूरती का गलत फायदा नहीं उठाएगी। हालांकि इस जगह अगर किसी भी और लड़की से उसने ड्रेस चुनने के लिए कहा होता तो वो उसका लंबा चौड़ा बिल बना देती। जय दिल से जिया को गिफ्ट देना चाहता था, पर जिया का जवाब उसके लिए किसी रिटर्न गिफ्ट से कम नहीं था। जिया जैसे जैसे चल रही थी, जय थोड़ा पीछे हटकर उसकी खूबसूरती को देखने लगा। जिया की हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच के बराबर होगी। उसकी कमर बहुत पतली थी और शरीर एकदम सुडौल था। वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं दिखती थी। हालांकि जिया के लिए ये पहली बार था कि वो नॉर्मल कपड़े पहनकर किसी लड़के के साथ मिलने आई थी। 6 साल से जिया इस तरह किसी अनजान लड़के के साथ नहीं घूमी थी। इसके अलावा वो जितने भी लड़कों से आज तक मिली, उन सब ने जिया का भद्दा रूप ही देखा, क्योंकि जिया खुद को वैसा बनाकर उनसे मिलने जाया करती थी। जय के लिए जिया एक खजाने की तरह थी और वो उसे संभाल कर रखना चाहता था। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि जिया एक घरेलू लड़की होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न है। वो आराम से किसी के घर को मंदिर बना सकती है। वो लोग पूरे मॉल में घूमे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। 1:30 बज चुका था और जिया को भूख लग रही थी। तभी जय जिया से कहता है, मुझे लगता है अब हमें चलकर खाना खा लेना चाहिए। तो बताओ कहाँ जाना है? जिया कहती है, वैसे तो हम उस रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं जहाँ तुम खड़े थे, पर अब यहाँ आ गए तो हम फूड कोर्ट में भी बैठ सकते हैं। आज जिया ने अपने हर एक शब्द से जय को इम्प्रेस कर दिया था। वो रेस्टोरेंट जहाँ जय खड़ा था, वो दिल्ली का सबसे फेमस रेस्टोरेंट और महंगा भी था। अगर जिया ने उसकी जगह पर फूड कोर्ट को चुना तो उसका मतलब ये था कि जिया को ऊपर के दिखावे की कोई चादर नहीं है। वो जो सोचती है वही बोल देती है। यही सोचते हुए जिया और जय फूड कोर्ट पहुंचते हैं। वहां कई सारी टेबल्स लगी हुई थी और हर टेबल में एक मेन्यू स्क्रीन लगा हुआ था। दोनों टेबल पर बैठते ही स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। तभी जय पूछता है, जिया, तुम क्या लोगी? जिया कहती है, मैं छोले भटूरे खा सकती हूँ। इतने बड़े मॉल में आने के बाद भी जिया ने कुछ कॉन्टिनेंटल नहीं मंगाया। इसलिए जय ने फैसला किया कि वो भी छोले भटूरे ही खाएगा। हालांकि जय कई सालों तक लंदन में रहा था और उसकी पढ़ाई भी वहीं से हुई थी, इसलिए उसे इंडियन खाना इतना पसंद नहीं था। पर आज उसने जिया की पसंद के साथ समझौता करने का फैसला कर लिया था।
इससे पहले कि जय ऑर्डर लेने काउंटर पर जाता, उसकी नजर जिया के कानों पर पड़ी और वो देखता ही रह गया। जिया उसे इस तरह एकटक देखते हुए समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जय क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी जिया ने अपना हाथ जय की आंखों के सामने हिलाया और जय ने पलक झपकते ही जिया से पूछा, तुम्हारे इयररिंग आई थिंक ये बहुत कॉस्टली होंगे। जय की बात सुनते ही जिया चौंक उठी। उसने नेकलेस तो उतार दिया था, पर वो इयररिंग उतारना ही भूल गई थी। उसे भी पता नहीं था कि उसका एक इयररिंग 1 कैरेट डायमंड का है। तभी जिया जय को जवाब देते हुए कहती है, नहीं नहीं, इतना कॉस्टली नहीं है। जय झटके से कहता है, देखने से तो लग रहा है कि तुमने 2 कैरेट डायमंड पहना हुआ है। जिया के पास अब कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि जय उससे गलत जज करे। इसलिए वो जय को समझाने की कोशिश करते हुए हंसकर कहती है, अरे नहीं नहीं, ये असली नहीं है। जिया का जवाब सुनते ही जय ने एक लंबी सांस ली और हंसते हुए जिया से कहा, अरे हाँ, पर तुमने आर्टिफिशियल में भी काफी अच्छी क्वालिटी ढूंढ ली। अपनी बात खत्म करते ही जय फूड काउंटर की तरफ चला गया। उसके जाते ही जिया को याद आया कि कल पार्टी में सब लोग उसके नेकलेस के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसे लवर्स हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जिया ने अपने पर्स से फोन निकाला और गूगल खोलकर उसमें लवर्स हार्ट टाइप किया। लवर्स हार्ट के बारे में गूगल पर कई सारी इंफॉर्मेशन थी। उसमें एक आर्टिकल में लिखा था कि पिछले साल की नीलामी में किसी अननोन आदमी ने उसे खरीदा, जिसकी पहचान दुनिया से अभी तक छुपी हुई है। हालांकि कल हुई पार्टी में सबको पता चल गया होगा कि वो आदमी कोई और नहीं, अगस्त था। दूसरी तरफ उस नेकलेस के बारे में ये भी लिखा था कि वो नेकलेस सिर्फ प्यार का ही नहीं बल्कि भरोसे का भी प्रतीक है, और वो उस इंसान के लिए बना है जो अपने प्यार पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा करता है। ये सब जानने से पहले जिया को ऐसा लग रहा था कि लवर्स हार्ट नेकलेस बहुत महंगा है, इसीलिए लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उसके बारे में पूछ रहे थे। लेकिन गूगल में लवर्स हार्ट का नाम ये क्यों पड़ा, इस बारे में एक कहानी भी लिखी हुई थी। उस कहानी के अनुसार महाराजा कौशल जब लड़ाई पर गए थे, तब उनकी रानी ने उनकी लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा था। तभी राज्य में ये खबर फैली कि राजा युद्ध भूमि में अपना दम तोड़ चुके हैं। ये समाचार महारानी से सहन न हो सका और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजा जब युद्ध जीतकर घर वापस आए, तो उन्हें पता चला कि एक अफवाह की वजह से उनकी महारानी की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने तेज धार वाली तलवार से अपना सीना चीरा और अपना दिल निकालकर महारानी की लाश की बगल में रख दिया, और उस दिल के टुकड़ों से ये लवर्स हार्ट नेकलेस बना। जब भगवान ने राजा और रानी का प्यार देखा, तो उन्होंने फिर से उन्हें जीवित कर दिया। साथ ही उन दिल के टुकड़ों से बने हुए हार को राजा ने रानी के गले में डाल दिया। आगे उन दोनों की जिंदगी खुशहाली से गुजरी। जब तक जिया ये कहानी पूरी पढ़ पाती, तभी जय छोले भटूरे की 2 प्लेट लाकर उसके सामने रख देता है। अचानक जय को एहसास हुआ कि जिया अपने फोन में पढ़ते हुए उस पर खोई हुई है, और उसे पता ही नहीं चला कि जय खाना लेकर वापस आ चुका है। इसलिए जय टेबल पर दस्तक देते हुए जिया से कहता है, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? आवाज सुनते ही जिया झटके से जय की तरफ देखती है और अपना फोन बंद करके कहती है, कुछ नहीं, मैं एक नॉवल पढ़ रही थी। आज राइटर ने उसका नया चैप्टर अपलोड किया, बस वही खोला था और कुछ लाइंस पढ़ी तो मैं उसमें खो गई। तभी जिया को एहसास हुआ कि अगर जय ने नॉवल का नाम पूछा तो वो बता नहीं पाएगी। इसलिए वो खुद ही बात बदलते हुए कहती है, अरे वाह, छोले भटूरे दिखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग गई है, चलो खाते हैं। खाते खाते जिया का ध्यान अब भी लवर्स हार्ट की इंफॉर्मेशन पर अटका हुआ था। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि आखिर अगस्त ने उसे ये क्यों दिया। जिस चीज का इतना बड़ा मतलब और महत्व है, उसे पाने वाला इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लेकिन जिया अगस्त के लिए क्या मायने रखती थी, ये जिया को पता नहीं था। जिया बिल्कुल शांत थी और जय जोक पर जोक मार रहा था। तभी एक पल के लिए जय को एहसास हुआ कि जिया का मन अब भी कहीं और अटका हुआ है। इसलिए वो जिया से पूछता है, क्या हुआ जिया, क्या तुम्हें छोले भटूरे पसंद नहीं आए? जिया कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है।
तभी जय ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा। अभी भी उसके पास काफी समय बाकी था, इसलिए जय जिया से पूछता है, क्या तुम खाना खाने के बाद मूवी देखना पसंद करोगी? जिया ने बिना सोचे समझे जय को हाँ कर दी और खाना खत्म होते ही जय ने ऑनलाइन टिकट्स बुक कर दी। कुछ ही देर बाद दोनों थिएटर में चले गए, लेकिन जिया के मन में अब भी अगस्त को लेकर कई सवाल थे। साथ ही वो अपने दिमाग से लवर्स हार्ट की इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं पा रही थी। पर जिया ने जय का पूरा साथ दिया। जितनी बार भी जय मुड़कर जिया की तरफ देख रहा था, जिया पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे ऐसा न लगे कि जिया का ध्यान मूवी को छोड़कर कहीं और लगा हुआ है। दूसरी तरफ जिया जानना चाहती थी कि फिर महाराज कौशल और महारानी की जिंदगी में क्या हुआ और वो नेकलेस आम जनता के सामने कैसे आ गया। साथ ही वो ये भी जानना चाहती थी कि जब वो नेकलेस अगस्त ने खरीदा तो उसे 1 साल तक इस तरह छुपाकर क्यों रखा। जैसे ही ये फिल्म खत्म हुई, थिएटर से एक एक करके लोग बाहर आने लगे। अचानक जय ने जिया की तरफ देखा। तब जिया सर पर हाथ लगाकर बैठी हुई थी। उस वक्त वो अपने ख्यालों में खोई थी। इसीलिए जय पूछता है, जिया, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? जिया कहती है, कल रात ऑफिस मीटिंग खत्म करके जब मैं घर आ रही थी तो मुझे काफी ठंड लग गई थी। शायद इसी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। हालांकि जिया के सर दर्द की वजह कुछ और थी, लेकिन वो जय के सामने ये बात नहीं रखना चाहती थी। जय कहता है, कोई बात नहीं, तुम घर जाकर आराम कर लो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जिया कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अब मेरा अपार्टमेंट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम बाय रोड गए तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। क्या जिया अगस्त के दिल की बात समझ पाएगी? क्या जिया लवर्स हार्ट नेकलेस अगस्त को वापस कर देगी? क्या जय जिया को मॉल से निकलते ही जिया ने टैक्सी ले ली थी और टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी जिया की नजरें साउथ एक्स के खूबसूरत मॉल से निकलते ही जिया ने टैक्सी ले ली थी और टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी जिया की नजरें साउथ एक्स के खूबसूरत घरों पर टिकी थी। नोएडा में जॉब करते ही जिया ने हर संडे एक पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया था, जिसमें वो कुछ बच्चों को पियानो सिखाया करती थी। उनमें से एक बच्ची के पास उसे शाम को 5 बजे जाना था, लेकिन वो जल्दी ही चली गई। उस बच्ची का नाम ईशा था। इस एरिया में ज्यादातर लोग या तो अमीर थे या फिर सचिवालय में काम करने वाले लोग थे। ईशा के पेरेंट्स भी सचिवालय में काम करते थे। 10 साल की ईशा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो लगभग 4 सालों से पियानो बजा रही है। जिया को उसे सिखाने में बहुत मजा आ रहा था। ड्राइवर ईशा के घर के सामने टैक्सी रोकते हुए कहता है, मैडम, हम आपकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। वैसे तो जिया यहाँ कई बार आ चुकी थी, पर जब भी वो यहाँ आती है, इस घर की नक्काशी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाती। ये घर सच में बहुत सुंदर था। हालांकि ये घर उतना अलग नहीं था जितना कि यहाँ के बाकी घर थे। जिया अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ बता रहे थे कि वो उस फोन करने वाले आदमी के साथ बात नहीं करना चाहती। तभी अगस्त जिया के चेहरे को देखता है और उसके फोन की तरफ झांकने की कोशिश करता है और जिया कस के अपने हाथ में फोन को दबाने लगती है। अचानक उसे एहसास होता है कि अगस्त उसके फोन की स्क्रीन पर देखने की कोशिश कर रहा है। वो अपना फोन तुरंत पीछे कर लेती है। अगस्त जिया से कहता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ परेशानी है तो बताओ। आप बहुत प्यारी लग रही जिया कहती है, कैसी रही छुट्टियां? कोई परेशानी नहीं है। इधर अगस्त कहता है, आवाज सुनकर तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि तुम्हें कोई बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। तभी जिया के फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आता है शर्मा और जैसे ही जिया मैसेज खोलकर देखती है, उसमें लिखा था, शर्मा जी की हाय जिया, मैं उदय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा और मेरी बात खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। बस एक बार मुझसे मिल लो। जिया ये मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी अगस्त उसके हाथ से फोन छीन लेता है और फोन की स्क्रीन पर देखने लगता है। जिया जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत कीजिए। जिया के चेहरे पर गुस्सा देखकर
अगस्त तुरंत स्क्रीन पर लिखा हुआ नाम पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही जिया झपट कर अपना फोन वापस ले लेती है और उसे पर्स में डाल देती है और आगे की तरफ चलने लगती है। तभी पीछे खड़ा अगस्त आवाज देते हुए जिया से कहता है, क्या उदय की बातों का अब भी तुम्हारे ऊपर असर पड़ता है? ये सुनते ही जिया रुक जाती है। तभी अगस्त चलकर उसके सामने आ खड़ा होता है। जिया इस वक्त अगस्त की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने अगस्त की तरफ देखे बिना अपने कदम आगे बढ़ा दिए। फिर दोनों चुपचाप लिफ्ट की तरफ गए। जैसे ही जिया ने लिफ्ट का बटन दबाकर अपने हाथ बांध लिए, अगस्त उसे घूर रहा था। जिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। लिफ्ट के आते ही जिया उसके अंदर चली गई और अगस्त भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चला गया। पार्किंग एरिया में पहुंचते ही जिया को समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त ने गाड़ी कहाँ पार्क की है, क्योंकि थिएटर में आते समय वो लोग दूसरे रास्ते से आए थे। तभी अगस्त जिया को रास्ता दिखाते हुए कहता है, जिया इस तरफ। जिया अपनी आईब्रो ऊंची करती हुई अगस्त की बताए हुए डायरेक्शन की तरफ चलने लगती है और अगस्त जिया की तेज चाल देखकर रिमोट से गाड़ी खोल देता है। जिया अब भी गुस्से में थी और वो उसी एनर्जी के साथ कार का हैंडल खोलते हुए चुपचाप कार में बैठ जाती है। अगस्त को समझ आ गया था कि इस वक्त जिया को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो भी चुपचाप जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंची, तभी एक बार और जिया का फोन बजने लगा। तब तक 2 घंटे बीत गए थे। जिया ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखे बिना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगस्त ने एक नजर और जिया की तरफ डाली। तभी अगस्त जिया से कहता है, एक बार फोन उठाकर बात कर लो, शायद उसे तुम्हारी बात समझ आए। मिसेस शर्मा। ये सुनते ही जिया तुरंत अगस्त की तरफ मुड़ती है और गुस्से से उसे देखने लगती है। जिया मन ही मन सोच रही थी कि अगस्त किस तरीके का इंसान है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता कि जिया किसी के भी साथ जाए, बात करे या कुछ भी करे? वैसे तो थिएटर में जिया ने ये सवाल अगस्त से साफ साफ पूछा था, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सोए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? वापस आने का इंतजार अगस्त कहता है, शरीर की जरूरत मन की जरूरत से अलग होती है, इसमें फर्क पड़ने वाली क्या बात है? वो बात अलग है कि अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो शायद कहानी कुछ और होती। हालांकि ये बात पूरी तरह से जिया सुन नहीं पाई थी, क्योंकि उससे पहले ही स्क्रीन पर फाइट सीन शुरू हो चुका था और उस आवाज के नीचे अगस्त की आवाज दब गई थी। ठीक है। कुछ ही देर में अगस्त की गाड़ी जिया के अपार्टमेंट के करीब पहुंचने वाली थी। तभी जिया ने गौर से अगस्त की तरफ देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। अगस्त जिया को देखकर कहता है, क्या हुआ? जिया ने अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर जैसे ही अगस्त ने जिया की आंखों की तरफ देखा तो वो समझ गया कि सामने पेड़ के नीचे खड़े आदमी की तरफ वो देख रही है। तभी अगस्त कहता है, क्या यही उदय है? जिया हाँ में सर हिलाती है। उदय उस वक्त जिया के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिया के नीचे उतरने का इंतजार कर रहा हो। अगस्त धीमी आवाज में जिया से कहता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? ये ठीक है। जिया गुस्से में थी और वो अगस्त की तरफ बिना मुड़े कहती है, गाड़ी घुमा लीजिए, मुझे यहाँ नहीं उतरना, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। जिया की बात सुनते ही अगस्त को वो दिन याद आता है जब वो जिया के बहुत करीब था और जिया नशे की हालत में उदय का नाम ले रही थी। उस इंसिडेंट ने अगस्त को साफ साफ समझा दिया था कि उदय की वजह से जिया अब तक परेशान होती आई है। हालांकि उन दोनों के बीच की कहानी अगस्त को नहीं पता थी, पर उसके लिए जिया के इतने शब्द ही काफी थे। अगस्त, मैं उस आदमी को एक नजर नहीं देखना चाहती हूँ। तभी अगस्त अपनी गाड़ी घुमा लेता है। जिया शांत बैठी हुई थी। रात का समय था, सड़कों में गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। वैसे भी नोएडा में आधी रात को ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए सड़कें खाली, साफ और शांत थी। उस वक्त अगस्त जिया को काम डाउन करना चाहता था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। जिया अपना फोन उठाकर पीछे की सीट पर फेंकते हुए अपना सर गाड़ी की सीट पर टिकाकर आंख बंद कर लेती है। उसकी आंखों में वो सारे पल घूमने लगते हैं जो उसने उदय के साथ बिताए थे। हालांकि अब उन पलों में कोई एहसास नहीं था, पर फिर भी जिया को परेशान करने के लिए इतना काफी था। उस वक्त जिया जोर जोर से चिल्लाकर पूछना चाहती थी कि आखिर ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। बड़ी मुश्किल से अभी अभी जय ने उसका पीछा छोड़ा और अब उदय पता नहीं कौन सी नींद से जाग कर आया है। इन 6 सालों में क्या उसे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि जो भी गलतफहमी उन दोनों के बीच में हुई थी उसे दूर कर लेनी चाहिए थी? हालांकि जिया उदय पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि उदय झूठ बोल रहा है। अगर ये किसी गलतफहमी को लेकर हुआ होता तो शायद उदय आज से पहले जिया को ये सब कुछ बता चुका होता।
तभी जिया को वो दिन याद आता है जब वो सच सवर कर उदय के साथ डेट पर जाने वाली थी और कई सारे सपने सजाकर उसके घर की सीढ़ियों पे आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब उसने उदय के घर का दरवाजा खोला तो उसका सारा ख्वाब मिट्टी में मिल गया। हालांकि उस दिन जिया ने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, पर उसने उदय को देख लिया था। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि बीच में हवा पास होने तक की भी जगह नहीं बची थी। जिया रोते हुए एक सेकंड में नीचे उतर गई और खुद को अकेला महसूस करने लगी। सोच में पड़ गई। ये सब सोचते हुए झटके से जिया की नींद खुलती है और वो हांफने लगती है। अगस्त उसे देखकर घबरा जाता है और फिर सीट के साइड में रखे हुए पानी की बोतल को निकालकर जिया की तरफ बढ़ा देता है। जिया बिना सोचे समझे अगस्त के हाथ से पानी का बोतल लेती है और एक सांस में पूरा बोतल पानी गटक जाती है। जिया के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, पर अगस्त को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जिया किस बात से डर गई। तभी अगस्त कहता है, जिया क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बता दो। जिया अगस्त की बात सुनकर ना में सर हिलाती है और फिर अपना सर गाड़ी की सीट पर टिका देती है। जिया एक बार और आंख बंद नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि कहीं आंख बंद करने में फिर से उसे वही सारी चीजें ना दिखने लगे जो वो अपनी जिंदगी में भूलती आई है। उस वक्त जिया को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि अगस्त उसे कहाँ लेकर जा रहा है। न ही उसने अगस्त से कहीं जाने की डिमांड की थी। उसका दिमाग पूरे तरीके से थक चुका था और अब वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। अगस्त ने तभी अपना बायां हाथ उठाया और जिया के सर पर रख दिया। जिया ने अगस्त की इस हरकत का एक बार भी विरोध नहीं किया और तुरंत उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी हाईवे से अगस्त ने राइट टर्न लिया और एक पतली सी सड़क पर गाड़ी अंदर गई। ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया था जहाँ हर बड़े बिजनेसमैन का घर था। जिया पहली बार इस इलाके में आई थी। तभी जिया ने देखा कि वहाँ लाइन से स्पोर्ट्स कार लगी हुई थी। इतना ही नहीं, महंगी महंगी बाइक और घरों के बाहर की सजावट भी बाकी दिल्ली से बिल्कुल अलग थी। कुछ देर के बाद अगस्त अपनी गाड़ी रोकता है और गार्ड दौड़कर उसके पास आता है और हाँ में सर हिलाते हुए अगस्त के लिए दरवाजा खोलता है। दरवाजे के अंदर जाते ही जिया ने देखा कि लगभग आधे किलोमीटर तक आंगन फैला हुआ था। तभी अगस्त ने एक गोल चक्कर लगाकर गैराज में गाड़ी खड़ी कर दी और उतरकर जिया की तरफ आ गया और जिया के लिए दरवाजा खोलते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। जिया ने अगस्त की तरफ बिना देखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर उसके साथ चलने लगी। तभी जिया ने देखा कि अगस्त के घर में 2 लिफ्ट थी, एक जो तीसरे फ्लोर तक जाती थी और दूसरी 8वें फ्लोर तक। 8वें फ्लोर वाली लिफ्ट के लिए अगस्त को अपने फिंगरप्रिंट्स पंच करने पड़ते थे। जैसे ही अगस्त अपना फिंगरप्रिंट पंच करता है वैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लिफ्ट के अंदर 4 दीवारी में आईने लगे हुए थे। जिया खुद को उन आईनों में देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तभी अगस्त ने 8वें फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट अगले मिनट में 8वें फ्लोर पर पहुंच गई थी। जैसे ही दरवाजा खुला जिया अगस्त का लिविंग रूम देखकर हैरान रह गई। वहाँ मौजूद हर एक चीज बेशकीमती थी, पर जिया की नजर खिड़की के सामने रखी पियानो पर पड़ी और पियानो देखते ही एक पल के लिए जिया अपना गम भूल गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी आगे बढ़ते हुए जिया ने चारों तरफ नजर डाली। फर्श पर एक भी धूल का कतरा नहीं था। सोफे ऐसे चमक रहे थे जैसे आज ही शोरूम से लाए गए होंगे। इतना ही नहीं, लिविंग रूम में इतनी रोशनी थी कि दिन और रात का अंतर कर पाना मुश्किल था। हालांकि कोई भी बल्ब नजर नहीं आ रहा था। तभी जिया ने सर उठाकर देखा कि सीलिंग में बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइट्स फिट की गई थी और सीलिंग से आने वाली लाइट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिविंग रूम के बीचों बीच झूमर लगा हुआ था जो उस व्हाइट लाइट में पीली लाइट को मिक्स करके एक फिल्मी माहौल बना रहा था। अगस्त जिया को अपने घर क्यों लेकर आया था, आगे जानने के लिए और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि यहाँ से निकलकर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की को सबक जरूर सिखाएगा। जिया उसके दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, लेकिन मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। नहीं, गौर से देखो मुझे, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारी दीदी कैसे हो सकती है? क्या वो लड़का जिया से बदला लेगा? अब जिया स्टेशन तक कैसे पहुंचेगी? क्या जिया अगस्त के मंसूबे समझ पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कर देगी क्या जय जिया को शादी के लिए प्रपोज करेगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क